हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर। हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। यह चैप्टर इससे न केवल बोर्ड में बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के जानने में सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास जानते हैं। इतिहास में पहले हमें ये जानना है कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जब तत्व अधिक मात्रा में तत्वों की खोज हो गई तो उसके गुणों के बारे में अध्ययन रखना बहुत कठिन हो गया। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अब अपना नियम दिया, जिससे उसे सुलभ तरीके से याद किया जा सके कौन कौन तत्वों के गुण समान हैं और कौन कौन के भिन्न हैं। इसके लिए बहुत वैज्ञानिकों ने नियम दिया जो 4 मुख्य हैं और उसी में हम लोगों को पढ़ना है। जिससे पहला दिए आप लोगों का जो है वे ये पहला नियम जो था वे डे ब्रायनर का त्रिक नियम था। सबसे पहले डे ब्रायनर जी अपना त्रिक नियम दिए, देख रहे हैं आप। डे ब्रायनर का त्रिक नियम सबसे पहले है। इससे पहले देख लीजिए, ये हैं डे ब्रायनर साहब, जिनका जन्म 1780 से 1849 तक हुआ। इनके बारे में है, आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। और आगे ये हैं डे ब्रायनर का त्रिक नियम। देखिए आगे बताते हैं, सन 1817 ईस्वी में 17 जर्मन रसायनज्ञ जर्मन रसायनज्ञ डे ब्रायनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्वों वाले समूह को चुना। जैसे आप लोग को देखिए, नीचे दिखा रहे हैं, यही हैं डे ब्रायनर त्रिक, डे ब्रायनर जी का त्रिक, जिसमें 3 तत्व हैं एक समूह में। और 3 तत्वों को समूह को चुना और उन तत्वों को त्रिक कहा। 3 गो हैं। डे ब्रायनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों के उनके परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखने पर, इसे परमाणु क्रम बढ़ते क्रम है, परमाणु भार इनका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अस्ट्रेनियम, बेरियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बढ़ते क्रम में है। रखने पर बीच वाले तत्व हैं, जैसे सोडियम, इसमें अस्केनियम और इसमें ब्रोमीन, ये तीनों जो हैं इनका परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार, अन्य 2 ऊपर और नीचे तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। इसे देखिए, आप लोगों को ये बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल पर आप देख सकते हैं। जैसे लिथियम का जो परमाणु भार होता है लगभग 7 होता है। लगभग कितना है? 7। लिथियम का 7 होता है। उसके बाद जो सोडियम का होता है वह 23 होता है। 23 लगभग आसपास होता है। जो भी परमाणु भार होते हैं वे लगभग 2 गुने के आसपास, परमाणु संख्या के 2 गुने के आसपास होते हैं। और सोडियम का 11 होता है तो लगभग 23 होता है। और जो पोटेशियम होता है उसका 39 होता है। 39 होता है। देखिए, जिसे हम ले लेंगे सोडियम, बीच वाला तत्व है। सोडियम का जो परमाणु भार होगा वह 2 तत्व, जिसमें एक होते लिथियम का 7 और प्लस में इसका 39 है पोटेशियम का। और औसत यानी कि जब है तो बाटा में 2, यानी कि 9 7 16 46 बाटा में 2 कटाएंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। देखिए 23 हम सोडियम का पहले से लिख चुके हैं। सोडियम का 23 लिखे हैं ना, 23 लिखे हैं। मतलब जो 2 तत्व हैं उनका जो 2 तत्व हैं उनका जो परमाणु भार का औसत आ रहा है बीच वाले तत्वों के बराबर आ रहा है। यही डे ब्रायनर का त्रिक नियम था। लेकिन इनके त्रिक नियम में कुछ गलतियाँ हुई, दोष या जिसको लिमिटेशन कहते हैं। दोष या लिमिटेशन आया। यह लिमिटेशन यह आया इनके अथु में, सबसे पहले इनके आवर्त सारणी में, कि डे ब्रायनर ने जो त्रिक दिया, डे ब्रायनर उस समय ज्ञात तत्वों को केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाए। उस समय ज्ञात बहुत से तत्व थे, जबकि देख रहे हैं यह केवल 3 ही त्रिक हैं, यानी कि 9 ही तत्व हैं और केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाए, जो वर्गीकरण को सफल पद्धति नहीं रही। अब केवल 9 तत्वों के बारे में हम जान करके पूरे तत्वों के बारे में तो जान नहीं सकते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि केवल क ख पढ़ करके हिंदी पढ़ना, इसीलिए यह सब संभव नहीं हो पाया और इसीलिए इनका जो नियम था वह गलत हो गया। वैज्ञानिक जब भी अपना कोई सिद्धांत देते हैं तो उसमें नियम होता है कि जब एक
का नियम जब गलती सिद्ध होगा तभी दूसरा वैज्ञानिक उस नियम को देगा। इसे में जब डेविड का त्रिक नियम गलत साबित हुआ उसके बाद दूसरा न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत दीजिए। न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंडस जी ने अपना अष्टक सिद्धांत लाया और इसमें इन्होंने क्या किया, न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत देखिए सन 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक 1866 में, कब 1866 में अंग्रेज थे, ये अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, या पूछ सकता है जॉन न्यूलैंडस ने ज्ञात किया कि तत्वों के जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए यदि उसे, तो सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन जो कि सब परमाणु संख्या 1 तथा 56वां तत्व थोरियम जो इसका आज परमाणु संख्या 90 है को इसे समाप्त किया। मतलब हाइड्रोजन से चालू किया और थोरियम पर समाप्त किया। उस समय 56 तत्व खोज हुए थे जब न्यूलैंडस अपना अष्टक सिद्धांत दिए। तब उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वह पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। जैसे कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। जैसे देखिए संगीत का स्वर होता है, संगीत का स्वर सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, उसके बाद फिर सा आ जाता है, मतलब 8वां बार रिपीटेशन हो जाता है। जैसे सप्ताह के दिन रिपीटेशन होते हैं, सारे गामा पाधानी, उसके बाद फिर सा। अब देखिए ये तत्व थोरियम तक ही लागू हो पाया। जिसे में देखते हैं यहाँ पे हम तत्व लिए हैं, तत्व आप कोई भी ले सकते हैं। तत्व में लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम परमाणु संख्या होते हैं 1 से लेकर 20 तक। ये थोरियम तक नियम चला। अब बीच बीच में हम हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब को काटे इसलिए हैं क्योंकि ये सब अक्रिय गैस हैं। और जब न्यूलैंडस अपना अष्टक सिद्धांत दे रहे थे उस समय अक्रिय गैस का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए ये नहीं थी। अब देखिए इसको हम समझेंगे कैसे, इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसे देख लीजिए, प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान है। देखिए ये लेंगे पहला सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा, यानी कि ये हाइड्रोजन और फास्फोरस, हाइड्रोजन और फ्लोरीन इसका गुणधर्म समान होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हम जानते हैं परमाणु संख्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होएगा। उसके बाद फ्लोरीन लेंगे, फ्लोरीन का कितना होता है 9, इसका हो जाएगा 2, उसके बाद 7, यानी कि 7 जो कि 8 में ले घटाएंगे तो इसका जो संयोजकता 8 - 7 बराबर 1, इसका भी संयोजकता है, इसका भी यानी कि दोनों के दोनों क्या है, एक इसका भी और एक इसका भी, माने कि दोनों का 1 आया। संयोजकता, इनका संयोजकता समान है, इनकी गुण समान है। इसे कोई भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं, यहाँ से भी। जैसे यहाँ पर ले रहे हैं लिथियम, तब देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब कहाँ पर आया, सोडियम पर। जिसे ले सकते हैं लिथियम का 3 तो 2 1, उसके बाद सोडियम लेंगे, इसका 11 होता है, इसका तोड़ेंगे 2 8 और उसके बाद 1, इसका भी 1, इसका भी, इस दोनों का संयोजकता क्या है, समान है। यानी कि कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो 8वां आएगा उसका गुण समान, मतलब लिथियम जब धातु है तो सोडियम भी धातु है, 1 2 3, यानी कि धातु है तो धातु है। और यदि 2 3 जो भी आएगा मतलब समान आएगा। जिसमें कोई भी ले सकते हैं, आप देखें करेंगे तो समान ही आएगा जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे तो। यह था न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत। लेकिन इनके भी जो नियम था उसमें कुछ दोष आया, कुछ कमियां आई, लिमिटेशन आया, जिसके कारण इनका भी नियम सही नहीं हो पाया। उसमें पहला जिसे दोष था, जो पहला दोष था इनके नियम में वो यह था कि यह नियम हल्के तत्वों पर ही ठीक से लागू हो पाया, अर्थात यह नियम कैल्शियम तक ही ठीक से लागू होता था। हल्के तत्व जो होते हैं कैल्शियम जो 20 होता है परमाणु संख्या वहीं तक होती है, और यह वहीं तक अच्छा से नियम दे पाता था, केवल हल्के तत्वों पर ही। बाकी जितने भी तत्व थे उस पर यह नियम अच्छा से काम नहीं करता। जैसे जो 8वां है वह 8वां छोड़ के 9वां हो जाता था, 7वां हो जाता था, परंतु 8वें स्वर जो होता था वह पहले तत्व के बराबर नहीं होता था। यह नियम था पहला दोष। उसके बाद अन्य भी इसमें दोष आया। इसमें अन्य दोष देखते हैं तो दूसरा अक्रिय गैस खोज हो जाने के बाद बताया कि इसके पहले अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, लेकिन जब अक्रिय गैस का खोज हो जाने के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से नहीं मिलता था, बल्कि
प्रत्येक 9वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से मिलने लगा। जिसे में देखिए यहाँ पर हम बताए हैं आपको कि हीलियम जो है, अब हीलियम है तो अब हीलियम का खोज हो जाएगा, तब सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन नहीं आएगा, इसके हम फ्लोरीन लिए हैं। अब ये 9वां तत्व पर चला जाएगा। इसीलिए न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत जब अक्रिय गैस का खोज हुआ तब गलत साबित हो गया। और उसके बाद भी हैं न्यूलैंडस यह भी भविष्यवाणी किए थे कि वर्तमान में 56 तत्व हैं और भविष्य में अन्य तत्वों का जो खोज है वह असंभव है। भविष्य में अन्य तत्वों का खोज क्या है, असंभव है। जबकि आज हमारे वर्तमान में हमारे 118 तत्व हैं, तो यह भी इनका गलत साबित हुआ, ये गलत दिए थे। उसके बाद जब इनका नियम गलत हुआ तो मेडलिफ का आवर्त वर्गीकरण आया। मेडलिफ का आवर्त वर्गीकरण, मेडलिफ का आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिनका सिद्धांत है कि तत्वों के भौतिक एवं जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसके आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेडलिफ को देखिए, ये हैं मेडलिफ साहब, जिनका जन्म 1834 से 1907 तक हुआ था। ये मेडलिफ हैं, इनके बारे में दिया है। और आगे की आवर्त सारणी की हम विशेषता बताते हैं। मेडलिफ की आवर्त सारणी की विशेषता जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, पहला, तत्वों के वर्गीकरण का सबसे बड़ा श्रेय मेडलिफ को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत हद तक आवर्त सारणी के विकास में अपना योगदान दिया और इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक मतलब फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। सबसे बड़ा श्रेय आवर्त सारणी में इन्हीं का है। इन्होंने आज भी आधुनिक आवर्त सारणी जो हैं वह इन्हीं के बेसिस पर हैं, इन्हीं के नियम पर ज़्यादा आधारित हैं। ये खोज हुआ है जिसके कारण आधुनिक आवर्त सारणी आज सफल हैं। मेडलिफ की आवर्त सारणी की विशेषता, दूसरा विशेषता था कि मेडलिफ ने जब अपना नियम दिया उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। ज्ञात कितने तत्व थे? 63। और उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में अन्य तत्वों खोजे जाएंगे और इसके लिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान भी छोड़ा था। यानी मेडलिफ ये भविष्यवाणी किए थे कि भविष्य में अन्य तत्व खोजे जाएंगे और उसके लिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में स्थान भी रिक्त स्थान भी छोड़ा था। जिसे में पूछता है टाइटेनियम, पोलोनियम, ये सब ऐसे तत्व हैं जिसके लिए रिक्त स्थान मेडलिफ पहले से ही अपने आवर्त सारणी में छोड़े थे और सच में उसके गुण उसी के समान है जहाँ वह रखे थे। अन्य उनकी विशेषता है कि मेडलिफ का आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को, ये मेडलिफ का आवर्त सारणी कैसा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ग्रुप यानी कि समूह तथा क्षैतिज पंक्तियाँ जो होती हैं उसे पीरियड यानी कि आवर्त कहा गया है और जो ऊर्ध्वाधर है उसे ग्रुप कहते हैं। देखिए इस समय इसमें जो ग्रुप की संख्या थी वह 8 या 9 भी होता है तथा पीरियड जो आवर्त की संख्या थी 6 थी, या 8 या 9 दोनों के होते हैं या आप लोगों को हम बता रहे हैं। क्योंकि देखिए मेडलिफ का जो आवर्त सारणी की विशेषता यह भी थी कि जब निष्क्रिय गैस का पता चला तो आवर्त सारणी को छेड़े बिना ही इसे नए समूह में ग्रुप में रखा गया, जिसे जीरो ग्रुप कहते हैं। पूछता है मेडलिफ के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस ग्रुप में रखा गया है, तो जीरो ग्रुप में मतलब शून्य ग्रुप में। यह पहले नहीं था, बाद में जब अक्रिय गैस खोज हुआ है, क्योंकि मेडलिफ के आवर्त सारणी के समय अक्रिय गैस की खोज हुई नहीं थी। बाद में जब अक्रिय गैस का खोज हुआ तब उस समय जा करके जीरो ग्रुप एक नया ग्रुप ही बनाया गया और सभी को अलग रह गए, क्योंकि निष्क्रिय गैस होती उनका गुण धातु अधातु इन सब तत्वों से मिलेगा नहीं, उसे अलग। इसलिए जब 8 देता है तो 8 मारेंगे और नहीं तो कभी कभी 9 ऑप्शन में देगा तो 9 हो जाएगा, 9 भी होता है। ये ग्रुप की संख्या और पीरियड जो संख्या है वह हमेशा 6 होती है। इसे में देखिए यह है मेडलिफ का आवर्त सारणी, ऊपर लिखा है आवर्त और नीचे जो दिया है 1 2 3 4 6 तक लिखा है और जो उस तरह है वह आवर्त हैं जो कि 8 तक दिए गए हैं और 9वां जो बाद में हुआ वह जीरो ग्रुप बाद में किया गया था। आप लोग बताएं सबसे अधिक आप लोगों के परीक्षा में मेडलिफ के आवर्त सारणी की विशेषता ही पूछता है, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशन थी जिसके कारण इनका भी नियम बाद में गलत साबित हुआ। पहला था कि मेडलिफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे,
क्योंकि ये मेडलिप जो हाइड्रोजन को रखे थे वे अधातु, देख रहे हैं अधातु, यानी कि ये अधातु की श्रेणी में रखे थे, जबकि हाइड्रोजन का गुण धातु अधातु दोनों को ही मिलता है और दोनों से भी अलग है। यह हाइड्रोजन आवारा तत्व माना जाता है, इसे आवारा तत्व भी कहते हैं और इसे अधातु में रखे थे, इसीलिए ये अच्छा स्थान नहीं दे पाए थे हाइड्रोजन के लिए। ये इनकी पहला गलती था। और दूसरा था मेडलिप के आवर्त सारणी के तैयार होने के बहुत समय बाद समस्थानिकों का खोज हुआ। समस्थानिक और समस्थानिकों का खोज हुआ जो इनके नियम के लिए एक चुनौती बन गया। समस्थानिक वे होते हैं जिनके गुण समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, और जब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होंगे तो ये मेडलिप के नियम के अनुसार, क्योंकि मेडलिप का नियम तो परमाणु भार पर ही बेसिस था, अलग अलग में रखा जाएगा लेकिन उसका गुण समान होता है। अब अलग में रखे जाएंगे तो मेडलिप के नियम के अनुसार उसका गुण भी अलग अलग होना चाहिए लेकिन गुण तो समान है। यही मेडलिप के नियम की दूसरी गलती हुई, क्योंकि यह समस्थानिक पहले था नहीं, यह तो बाद में खोज हुआ, इसीलिए उनका नियम गलत साबित हो गया। यह मेडलिप के नियम की लिमिटेशन हो गई। उसके बाद जब मेडलिप का भी नियम गलत साबित हुआ तब अंत में आधुनिक आवर्त सारणी जो कि हम लोग पढ़ते हैं बाद में आधुनिक आवर्त सारणी दिए। आधुनिक आवर्त सारणी हमारा खोज हुआ, अंत में आधुनिक आवर्त सारणी का खोज हुआ। आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। हालांकि ये बहुत हद तक मेडलिप के ही आवर्त सारणी पर आधारित था, इसीलिए हम फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल मेडलिप को कहा जाता है। इनका नियम था, बस देखिए, मेडलिप के आवर्त सारणी का संशोधन करके ये परमाणु द्रव्यमान आधार की जगह, जिसे मेडलिप का जो नियम था वह परमाणु द्रव्यमान पर बेसिस था और इनका जो था स्थान पर परमाणु संख्या लिए। बाद में परमाणु संख्या खोज हुआ तब ये परमाणु संख्या को बेस बनाए और तब आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किए। उनका नियम, उनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो था वह परमाणु संख्या पर बेसिस था और मेडलिप का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर बेसिस था। बस इतना ही अंतर था, जिसके कारण बहुत से अन्य भी डिफिकल्ट आए। अब आधुनिक आवर्त सारणी भी ग्रुप और पीरियड पर ही है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप हैं और पीरियड की संख्या जो है वह 7 हैं। अब जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से आगे पूछे जाते हैं वे सभी आधुनिक आवर्त सारणी से ही पूछे जाते हैं। जिसे में आधुनिक आवर्त सारणी में जो पीरियड हैं, किस पीरियड में सबसे अधिक तत्व होते हैं, तत्वों की संख्या सबसे अधिक होती है, और उसके बाद ग्रुप ए को क्या कहते हैं, ग्रुप 2 को क्या कहा जाता है, ग्रुप 17 को हाइड्रोजन ग्रुप 18 में जो है निष्क्रिय गैस रखे जाते हैं, उनका याद करने का ट्रिक, और भी हम कैसे कोई तत्व को देखकर जान पाएंगे कि वह किस ग्रुप का और किस आवर्त में है, ये सब जानना है। जैसे देखिए, यह जो है आधुनिक आवर्त सारणी है, ये जो आप लोग को दिख रहा है आधुनिक आवर्त सारणी है। दिख रहेंगे इसमें कि ऊपर से 1 से 18 तक है और नीचे 7 आवर्त तक है। नीचे उसमें भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 अलग श्रेणी होते हैं, ये बीच में ही आते हैं, उस श्रेणी में होते हैं जिसमें ये उस आवर्त में होते हैं जिसमें सबसे अधिक परमाणु संख्या होता है। तो ये सब जानने का और किसी भी पता लगाने का कैसे हम उसके परमाणु संख्या जान करके उसके आवर्त और समूह को किस आवर्त में है किस समूह में है वह पता करें, इसके बारे में आप जान पाएंगे। इसके लिए हम अलग वीडियो में ये सब बताएंगे और वैसे भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं तो उसके भी बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और उस वीडियो को देखने से पहले आप कम से कम 20 तक परमाणु संख्या और 20 तक परमाणु संख्या और उससे परमाणु तत्वों के परमाणु भार को याद रखें, तभी आप लोग को आगे अच्छा समझ में बेनिफिट आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।